किया था? सो कल के लेक्चर में जो अपना बेसिक डिस्कशन था ना, दैट वाज रिगार्डिंग कॉर्पोरेट व्हील एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, ठीक है। सो कॉर्पोरेट व्हील के बारे में कल अपन ने क्या क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने ये समझा था कि कॉर्पोरेट व्हील एक तरीके की प्रोटेक्शन है जो किसको मिलती है? शेयर होल्डर्स को मिलती है, राइट। इवन दो अगर कोई शेयर होल्डर किसी कंपनी में मेजॉरिटी या ऑलमोस्ट सारे के सारे शेयर्स को होल्ड करता है, उसके बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं? शेयर होल्डर्स को पर्सनली लायबल नहीं करते हैं कंपनी के एक्ट्स के कारण, राइट। सो ये एक बहुत क्लियर कट डिस्टिंक्शन किया हुआ है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंड कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे अगर पार्टनरशिप बिजनेस कोई गलत काम करता है तो उसके लिए पार्टनर्स को लायबल ठहराया जाता है, एंड पार्टनर्स अगर कोई गलत काम करते हैं तो उसके लिए हम लोग पार्टनरशिप फर्म को लायबल ठहराते हैं। बट कंपनी के केस में ये सिचुएशन टोटली ऑपोजिट है, जहां पे कंपनी के केस में हम लोग किसी भी शेयर होल्डर को पर्सनली लायबल नहीं करते हैं अनलेस एंड अनटिल उनका कुछ ना कुछ तो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है जो कि बेसिकली बाहर निकल के आता है। दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, ठीक है। सो कल हम लोगों ने कॉर्पोरेट व्हील के बारे में एक और चीज समझा था कि जब कभी जरूरत पड़ती है, क्या इस कॉर्पोरेट व्हील के पर्दे को उठाया जा सकता है क्या? यस, एब्सोल्युटली यस, इस पर्दे को उठाया जा सकता है। एंड इस कंपनी के पीछे, इस पर्दे के पीछे जो भी पर्सन है उसको पर्सनली लायबल किया जा सकता है। दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। सो एज फार एज प्रोटेक्शन इज कंसर्न, उस प्रोटेक्शन को कॉर्पोरेट व्हील बोला जाता है, एंड एज फार एज इस प्रोटेक्शन को उठा के उसके पीछे वाले लोगों को लायबल करना, दिस इज नोन एज लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। अपन ने 5 केस स्टडीज कल डिस्कस किए थे उसके ऊपर। एक बार मेरे को फटाफट बता सकते हो सबसे पहला केस स्टडी कौन सा था? गिलफोर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न। सो एज फार एज गिलफोर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न इज कंसर्न, हॉर्न कौन था? गिलफोर्ड मोटर में एक एम्प्लॉय था, राइट, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल का बंदा था। इसने गिलफोर्ड मोटर के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि सर जब तक मैं आपका एम्प्लॉय हूँ और आपका एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद भी मैं आपके क्लाइंट को सॉलिसिट नहीं करूंगा, आपके क्लाइंट को अप्रोच नहीं करूंगा फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस। लेकिन क्या उस बिजनेस ने, क्या उस बंदे ने अप्रोच किया? यस। तो उस हॉर्न ने अपनी एक कंपनी ओपन की, कंपनी ओपन करके उसने गिलफोर्ड मोटर को, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। तो कोर्ट ने हॉर्न की कंपनी का पर्दा उठा के ये साबित कर दिया कि जो चीज आप डायरेक्टली नहीं कर सकते वो चीज आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। दिस इज केस लॉ नंबर 1। As far as case law number 2 is concerned, we discussed about RG Films Limited। इस केस लॉ के तहत किसी भी अमेरिकन कंपनी को हमारे भारत के अंदर फिल्म्स बनाना अलाउड नहीं था। अमेरिकन कंपनी ने फिल्म बनाने के लिए, फिल्म को पब्लिश करने के लिए ब्रिटिश कंपनी का सहारा लेके सारा का सारा कारनामा किया। फॉर्चुनेटली हमारे भारत का जो उस समय का सेंसर बोर्ड हुआ करता था, उन्होंने क्या किया, ये चीज को आइडेंटिफाई किया कि ब्रिटिश कंपनी के पीछे, ये फिल्म बनाने के पीछे किसका हाथ है? एक अमेरिकन कंपनी है, एंड उसको ये फिल्म रिलीज करने के लिए सीधा सीधा उन्होंने मना कर दिया। सो दिस इज अगेन अ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील टू अंडरस्टैंड हु इज द रियल पर्सन बिहाइंड इट। तीसरा जो अपन ने बेसिकली यहाँ पे केस डिस्कस किया था वो कौन सा था? कॉर्नर ग्रोस, राइट, वर्सेस कॉर्नर्स। इसके अंदर अपन ने क्या डिस्कस किया था? इसके अंदर बेसिकली हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई एनिमी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा है, एनिमी कंपनी के साथ डील कर रहा है, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जर्मनी एंड इंग्लैंड का उस समय वॉर चल रहा था, जब पर्दा उठा के देखा कि ये स्पेसिफिकली किसके साथ डील कर रहे हैं, ये लोग स्पेसिफिकली उस कंट्री के साथ डील कर रहे हैं जिसके साथ अपने संबंध अच्छे नहीं है, तो उस केस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉर्पोरेट व्हील को उठा के उसके पीछे जो लोग हैं उसको हम लोग पर्सनली लायबल कर सकते हैं। Which is the fourth case study which we understood for this concept, Sir Dinsha Pettit। इस बंदे ने क्या किया? अपना इनकम टैक्स की लायबिलिटी को कम करने के लिए 4 अलग अलग प्राइवेट कंपनीज का एस्टैब्लिशमेंट किया, अपना पूरा इन्वेस्टमेंट इन 4 कंपनीज के अंदर डाला, और जो भी इनकम उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर आता था, चाहे इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट हो, चाहे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड हो, वो सारा का सारा इनकम ही यूज्ड टू टेक इट एज अ लोन। इससे फायदा क्या होता था? उसका इनकम भी रिड्यूस दिखता था, एट द सेम टाइम उसका एक्सपेंसेस भी बढ़ा हुआ दिखता था, क्योंकि लोन के फॉर्म में बंदा पैसा देता था, राइट। सो इसका टैक्स लायबिलिटी कम हुआ। लेटर ऑन जाके अपन ने पता किया कि ये जो 4 बिजनेस उसने एस्टैब्लिश किया है वो कोई भी बिजनेस नहीं करते हैं अदर देन होल्डिंग द इन्वेस्टमेंट फॉर मिस्टर पेटिट। सो उस केस में चारों के चारे कंपनी का पर्दा उठा के उसके पीछे जो ये दिनशा पेटिट था उसको क्या किया है? पर्सनली लायबल किया है। सो यहाँ पे भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट भी हुआ था। इसके अलावा अपन ने 5वां केस डिस्कस किया था भावनगर का, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि किसी लॉ को डेविएट करने के लिए अगर आप कंपनी को एस्टैब्लिश कर रहे हो,
जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके ग्रॉस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज वाज सपोज टू बी गिवन टू द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। आपके ग्रॉस प्रॉफिट को रिड्यूस करने के लिए अलग कंपनी बनाई गई थी, अलग कंपनी को फॉर्म किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। लेटर ऑन जब ये इंटेंशन पता चला कि आप अपना सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट को कम करने के पर्पज से किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, तो कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया, वो कंपनी का इनकम इस कंपनी के साथ कंसीडर करके जितना एक्चुअल आपको बोनस देना चाहिए था उतना का उतना पैसा आपको अवेलेबल कर दिया। सो ये 5 अलग अलग इवेंट्स है। ना ही आप टैक्स इवेजन करने के लिए कुछ ऐसा काम कर सकते हो, ना ही आप स्टैट्यूटरी लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए कुछ ऐसा काम कर सकते हो, ना ही आप अपने इनकम को डाइवर्ट करने के लिए कुछ ऐसा काम कर सकते हो, और ना ही जो चीज़ आपको अवेलेबल नहीं है, जो चीज़ जिस चीज़ के लिए आपको परमिशन नहीं है, वो चीज़ को करने के लिए आप इनडायरेक्टली सहारा नहीं ले सकते हो किसी भी चीज़ का। सो ये अपने को बेसिकली 4 से 5 चीज़ें थी जिसके बारे में अपन ने कल डिस्कस किया था। एनी डाउट क्लियर? Corporate wheel and lifting of corporate wheel is considered as one of the most important concept in Companies Act as far as CA Foundation students is concerned। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ना, ठीक है। आज अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा एक स्टेप नीचे जाके ना हम लोग अलग अलग क्लासेस ऑफ कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे। एक मेरी चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, क्लासेस ऑफ कंपनीज एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज के अंदर डिफरेंस है यहाँ पे। अगर मैं आपके साथ टाइप्स ऑफ कंपनी की बात करता हूँ तो हमारे भारत के अंदर देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ कंपनी। कितने टाइप्स है कंपनी के? ओनली 3 टाइप्स ऑफ कंपनी। 1 वी आर हैविंग प्राइवेट कंपनी, सेकंड वी आर हैविंग पब्लिक कंपनी, थर्ड वी आर हैविंग सेक्शन 8 कंपनी। सिर्फ ये 3 टाइप्स ऑफ कंपनी हमारे भारत के अंदर एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल चलती है। लेकिन अगर मैं आपके साथ क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ, क्लासेस की बात करता हूँ, तो हमारे पास अलग अलग क्लासेस है, अलग अलग क्लासिफिकेशन है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मेंबर्स, डिपेंडिंग अपॉन द लायबिलिटी, depending upon the control and depending upon the how the company can raise the money। So ideally कंपनी का टाइप्स अगर आपको कोई पूछता है तो सिर्फ 3 ही टाइप्स है, लेकिन अगर मैं आपके साथ क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ तो यहाँ पे हर एक कंपनी को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है, जिसके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। सो while अंडरस्टैंडिंग द क्लासेस ऑफ कंपनी, हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंपनी का भी पूरा सिनेरियो खत्म करने वाले हैं, राइट। बेसिक से शुरुआत करता हूँ, शुरू से शुरुआत करता हूँ, राइट। सबसे पहले बेसिकली यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, यू नो हु इज द मेंबर। अपन ने इसके बारे में डिस्कस किया है। सो मेंबर का मतलब कौन होता है? मेंबर इज द पर्सन हु मेक्स इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी, राइट। सो जिसको हम लोग प्यार से शेयर होल्डर का नाम भी देते हैं। तो सबसे पहला टाइप यहाँ पे जो है, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, दैट इज नोन एज वन पर्सन कंपनी। आर यू अवेयर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट? व्हाट इज वन पर्सन कंपनी? अपने हिसाब से बता दो, सही सही गलत गलत कोई चिंता नहीं। सोल ट्रेडिंग कंसर्न, ठीक है। एनीथिंग एल्स? फिर मैडम सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड वन पर्सन कंपनी के बीच का डिफरेंस क्या हो सकता है? जब सोल ट्रेडिंग पर्सन में भी 1 पर्सन है, वन पर्सन कंपनी में भी 1 पर्सन है। हाँ सर आए प्लीज। Person company. So what is one person company? Can you give me any idea for this? One person company is as good as sole proprietor, ऐसे आप मेरे को बोल रहे हो, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? लाइबिलिटी। आप मेरी बात ध्यान से समझना। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाने के पीछे का मेन पर्पस क्या होता है? अपनी लाइबिलिटी को लिमिटेड करना, राइट। अगर मैं आपके साथ यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर की बात करता हूँ तो सोल प्रोप्राइटर के अंदर सबसे बड़ी रुकावट यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है
कि बॉस मेरा अगर बिजनेस किसी कारणवश फेल हो जाता है, राइट, मेरा बिजनेस फेल होने के कारण मेरे डेट्स यानी मेरे पर्सनल असेट्स को छेड़छाड़ी करके मेरे बिजनेस के लायबिलिटीज को यहाँ पे पे किया जाता है। सो दिस वाज द प्रॉब्लम नंबर 1 इन सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ बिजनेस। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोगों ने 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है जहां पे आपके बिजनेस की लायबिलिटी इज लिमिटेड। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो कि सोल प्रोप्राइटर के केस में देखा जाता था, व्हाट वाज द पॉइंट नंबर 2 कि बॉस आपका जैसे ही डेथ हो जाता है, आपके डेथ होने के साथ साथ बिजनेस का भी वहां पे डेथ हो जाता है, आपके बिजनेस का एग्जिस्टेंस भी वहां पे खत्म हो जाता है। ये चीज अपन ने पार्टनरशिप के टाइम पे भी पढ़ा था। सोल प्रोप्राइटर खत्म, सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस खत्म, पार्टनर्स खत्म, पार्टनर्स के साथ साथ पार्टनरशिप का बिजनेस खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपके साथ यहाँ पे कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ, तो जो आपका सिंगल ओनर है उसके डेथ होने के बाद भी आपका बिजनेस कंटिन्यूएशन में रहेगा, क्योंकि अपन फीचर्स ऑफ कंपनी के अंदर परपेचुअल सक्सेशन का एक पॉइंट पढ़ के आए हैं। सो ये जो दो वीकनेस थे सोल प्रोप्राइटर के अंदर, ये दोनों को दोनों वीकनेस को हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, डेविएट कर दिया है, दोनों के दोनों वीकनेस को यहाँ पे निकाल दिया है। तीसरा चीज अगर मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बताना चाहता हूँ, सोल प्रोप्राइटर के अंदर एक ओनर था जो कि सारे के सारे फंक्शंस को मैनेज करता था। मार्केटिंग का भी काम उसको करना है, परचेज का भी काम उसको करना है, सेल्स का भी काम उसको करना है, फाइनेंस का भी काम उसको करना है, यानी जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस होते हैं सारे के सारे फंक्शंस को एक अकेला बंदा फुलफिल करता है। लेकिन अगर मैं आपके साथ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट 1% कंपनी, तो यहाँ पे ये जो तीसरा वीकनेस है इसको भी दूर कर दिया गया है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बंदा कर सकता है, लेकिन आपके डायरेक्टर्स कितने भी हो सकते हैं, डायरेक्टर्स के लिए कोई बाहर नहीं लगा है। सो दिस इज हाउ द सिचुएशन इज इन विन-विन सिचुएशन, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो जो तीन परेशानियां हम लोग सोल प्रोप्राइटर के अंदर फेस कर रहे थे, इन तीनों के तीनों परेशानियां को 1% कंपनी के अंदर निकाल दिया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सबसे पहली बात तो 1% कंपनी की खासियत क्या है कि इसमें लिमिटेड लायबिलिटी है। नंबर 2, आपके मरने के बाद आपके बिजनेस का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता है, आपके मरने के बाद आपका बिजनेस कंटिन्यूएशन में रहता है। नंबर 3, वहां पे देयर वाज द ओनली सिंगल पर्सन हु यूज्ड टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन यहाँ पे आप चाहे तो 2 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो, आप चाहे तो 4 डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हो, आप चाहे तो 14 डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। प्राइवेट कंपनी की बात करता हूँ, पब्लिक कंपनी की बात करता हूँ, 1% कंपनी की बात करता हूँ, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर सबका अलग अलग है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर सबका 15 है। 15 के ऊपर अगर अपने को जाना है तो हम लोग एक स्पेशल प्रोसेस फॉलो करके 15 के ऊपर डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, विच इज नॉट द केस इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स? आपके दिमाग में एक और चीज चलेगा, सर सोल प्रोप्राइटर में आप बोल रहे हो सिर्फ एक ओनर होता है, व्हाट इफ दैट ओनर डाइज? ओनर के मरने के बाद क्या होता है? आइडियली कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ना आपको एक डॉक्यूमेंट को साइन करना पड़ता है जिसका नाम होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको प्यार से एमओए बोलते हैं। इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी कंपनी से रिलेटेड 5 मेन चीजें लिखी हुई रहती है, जिसके अंदर आपका नाम होता है, आपका कैपिटल होता है, आपका ऑब्जेक्ट होता है, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस होता है, ये सारी की सारी चीजें उस कंपनी के डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी हुई है। इसी डॉक्यूमेंट के अंदर उसका नॉमिनी का नाम भी लिखा हुआ है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉमिनी? नॉमिनी का मतलब होता है कि मेरे मरने के बाद मेरे बिजनेस को कौन टेकअप करेगा, उसके बारे में पहले से ही मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर लिख के रखता हूँ। सर इसका एक एग्जांपल बता सकते हो क्या? इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ पे मेरे डैड ने एक 1% कंपनी ओपन की है, राइट। मेरे डैड ने एक 1% कंपनी ओपन करके उसने क्या किया है, उसने मेरे को या तो फिर मेरी सिस्टर को या तो फिर मेरी मॉम को या तो फिर मेरे किसी भी रिलेटिव को नॉमिनी करके अपॉइंट करके रखा है, ताकि अगर आगे जाके इफ ही इज नॉट विलिंग टू डू द बिजनेस, उनका नाम हम लोग इस बिजनेस में से कट ऑफ कर सकते हैं। बिजनेस विल कंटिन्यू टू डू, जो भी नॉमिनी रहेगा वो ऑटोमेटिकली फिर वहां पे मेंबर बन जाएगा। समझ में आ रहा है मैं आपके साथ क्या बात कर रहा हूँ? सर फिर मतलब अगर ओरिजिनल ओनर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी विल एंटर इनटू द बिजनेस एज अ मेंबर? यस। सर इसके भी अगर डेथ हो जाएगी तो क्या होगा? इस सिचुएशन में क्या होता है, ये नॉमिनी का भी हम लोग दूसरा नॉमिनी अपॉइंट करके रख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो मैं मेन मेंबर था, मेरी डेथ हो जाती है, द मोमेंट आई एम कमिंग एंड बिकमिंग एज अ मेंबर, उस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, मेरा मेंबर की शपथ लेने के बाद तुरंत हम लोग एक दूसरे नॉमिनी को अपॉइंट करके रखते हैं, ताकि मेरी डेथ होने के बाद उसका संभाल होता रहे। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट सेज, राइट। So 1% company has only one person who's taking care of the entire company with one nominee as a spare, कि अगर मेरे को कुछ दिक्कत हो जाएगा तो मेरे बिजनेस के परपेचुअल सक्सेशन की कैटेगरी के अंदर कुछ हाश नहीं आनी चाहिए, दूसरा बंदा स्टेप इन करके उसको आगे बढ़ सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज अगर मैं आपके साथ यहाँ पे बात करता हूँ जो कि थोड़ा सा आपको कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा, कि 1% कंपनी में जो मेंबर रहता है और जो नॉमिनी रहता है,
ये दोनों के दोनों कम से कम 18 साल या 18 साल के ऊपर के होने चाहिए, 18 साल के नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरे साथ पार्टनरशिप फर्म की बात करते हो तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर, पार्टनरशिप लॉ के अंदर देयर वाज अ प्रोविजन कि अ माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, खास करके 1% कंपनी की अगर मैं आपके साथ बात करता हूं, तो यहाँ पे माइनर के लिए कोई भी जगह नहीं है, ना एज अ नॉमिनी ना ही एज अ मेन मेंबर, क्योंकि यू शुड बी एलिजिबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकमिंग अ नॉमिनी इज आल्सो अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज यू आर अग्रीइंग समथिंग कि on your death I will be available for the purpose of business, and to agree this I should be competent to enter into a contract. That means I should be minimum 18 years of age. समझ में आ रहा है अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ? अब थोड़ा सा कंपनी लॉ का भाषा बताता हूँ। कंपनी लॉ के अंदर सेक्शन 1 किसकी बात करता है? एप्लीकेबिलिटी की। सेक्शन 2 किसकी बात करता है? डेफिनेशंस की। सेक्शन 3 किसकी बात करता है? सेक्शन 3 से लेकर पूरा लॉ बनना चालू हो जाता है। तो सेक्शन 2 के अंदर हम लोग पहले 1% कंपनी का डेफिनेशन देखते हैं कि इस डेफिनेशन में क्या लिखा है, राइट? सो 1% कंपनी का डेफिनेशन कौन से सेक्शन के अंदर दिया हुआ है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 62। कौन सा है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 62। सर सेक्शन याद रखना जरूरी है, याद रख सकते हो तो बहुत सोने पे सुहागा है, नहीं भी रखते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बस गलत सेक्शन अपने को कोट नहीं करके आना है, ठीक है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 के हिसाब से 1% कंपनी का डेफिनेशन देखो क्या है? इट्स अ कंपनी, इट्स अ कंपनी। What is the definition of company? Section 2 subsection 20, company means a company, ठीक है? A company which has only one person as a member, इतना छोटा सा डेफिनेशन है। यानी अगर आपके कंपनी में सिर्फ एक बंदा मेंबर है तो आपकी कंपनी को 1% करके घोषित किया जाएगा। इसी तरीके से हमारे भारत के अंदर कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 बात करता है प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन के बारे में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 बात करता है पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन के बारे में। जाएंगे अपन उधर भी, लेकिन पहले अपन 1% कंपनी को पूरी तरीके से खत्म करके लेते हैं। एनी डाउट टिल हियर? So what is the definition of 1% company? Section 2 subsection 62, it's a company with only one person as a member. Sir member यानी investor, investor यानी shareholder. So can there be multiple board of directors? Yes. 15 डायरेक्टर हो सकते क्या? Yes. हाँ मैडम। दोबारा रिपीट करोगे प्लीज? हाँ राइट राइट ठीक है ठीक है ठीक है। Yes, he can do so. आप देखो मैडम, मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, अगर आप सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस करते हो और आपको लगता है कि आपको अपने बिजनेस एक्सपांड करने का अपॉर्चुनिटी है, तो आप अपने बिजनेस को पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में एक्सपांड कर सकते हो। पार्टनरशिप से अगर आपको लगता है कि मेरे को बिजनेस बढ़ाना है तो मैं कंपनी फॉर्म में जा सकता हूँ। उसी तरीके से 1% कंपनी को अगर लगता है कि मेरे अकेले से ये चीजें मैनेज नहीं होगी, मेरे पहले वाले मेंबर ने जो किया सो किया, अब मेरा बिजनेस बड़ा है, मेरे को मेरे बिजनेस को कन्वर्ट करना है इनटू प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ही कैन डू दिस। देयर इज अ प्रोसेस इन कंपनी लॉ, वो प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो। देयर इज नो प्रॉब्लम। सबसे अच्छी चीज मैं अगर यहाँ पे आपको बताता हूँ तो 1% कंपनी इज अ कैटेगरी ऑफ प्राइवेट कंपनी। So even 1% company is considered as a private company. सर फिर ये अलग से distinguish between क्यों किया है between 1% company and private company? This is because of less compliance. अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सहारा लेके बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को इतना ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना है, तो उस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ? 1% कंपनी करूंगा, जो कि कम से कम कंप्लायंसेस होता है, कम से कम बोर्ड मीटिंग का स्ट्रगल होता है, कम से कम रिकॉर्ड मेंटेन का यहाँ पे दिक्कत आता है। सो एज अ बिजनेसमैन इट इज वेरी सिंपल फॉर मी टू टेक द थिंग्स अहेड इंस्टेड ऑफ अगर मैं प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेरे को मल्टीपल रिकॉर्ड्स, मल्टीपल कंप्लायंसेस करने की जरूरत पड़ सकती है। डन? एनी प्रॉब्लम देयर? हाँ? एक और चीज अगर मैं यहाँ पे आपके साथ बात करता हूँ ना, तो 1% कंपनी से रिलेटेड ना एक छोटा सा समरी पॉइंट्स है जिसके बारे में अपन ने डिस्कस किया, एक बार समझ के लेते हैं। 1% कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं? सिर्फ एक, ठीक है। मिनिमम पेड अप कैपिटल, थोड़े से मेरी बात को समझना। जब हमारे भारत के अंदर कंपनीज एक्ट 2013 आया था, 2013 आया था, उस समय हमारे भारत के अंदर इस कंपनी लॉ के अंदर 2 लिमिट्स बताए गए थे कि अगर आपको प्राइवेट कंपनी ओपन करनी है तो कम से कम 1 लाख रुपए आपको कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप अपनी कंपनी को एज अ पब्लिक कंपनी एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो कम से कम 5 लाख रुपीस का कैपिटल आपके दिमाग में लाना चाहिए। 5 लाख रुपीस का कैपिटल आपके बिजनेस के अंदर आना चाहिए। लेकिन
2015, 2017 ये जो अमेंडमेंट्स आए थे, इस अमेंडमेंट्स के तहत मिनिमम कैपिटल जो भी उन्होंने प्रिस्क्राइब किया था, इन कैपिटल को हटा दिया था। इसका मतलब आज के टाइम पे हम लोग 10,000 से भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको अगर कंपनीज एक्ट को रॉ तरीके से पढ़ोगे, रॉ मतलब कंपनीज एक्ट को एकदम प्योर तरीके से पढ़ोगे, एक्ट के फॉर्म में पढ़ोगे, नोट्स के फॉर्म में नहीं, एक्ट के फॉर्म में, तो वहां पे लिखा है कि प्राइवेट कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड विद मिनिमम कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब किधर तो लिखा हुआ रहेगा। मैंने आपको बताया था कंपनीज एक्ट अपने आप में कंप्लीट नहीं है। कंपनीज एक्ट को अगर आपको समझना है तो कंपनीज एक्ट के साथ साथ आपको कंपनी के रूल्स को भी समझना पड़ेगा। एंड ये प्रोविजंस, ये लिमिट्स रूल्स के अंदर लिखी हुई है, रूल्स के अंदर लिखी थी, लेकिन उस लिमिट्स को भी निकाल दिया है। चाहे आप पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट करो, चाहे आप प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करो, एज ऑफ टुडे देयर इज नो मिनिमम कैपिटल। आप 10,000 से क्या 1,000 से भी कंपनी को चालू करके आगे बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे मिनिमम पेड अप कैपिटल कुछ है क्या? देयर इज नो लिमिट प्रिस्क्राइब्ड एज ऑफ टुडे, ठीक है। तीसरी पॉइंट देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, द मेमोरेंडम। व्हाट इज मेमोरेंडम? एमओए। एमओए के अंदर मल्टीपल क्लॉजेस होते हैं, तो उसके अंदर आपका जो नॉमिनी का नाम है ना, आपके नॉमिनी का नाम बेसिकली यहाँ पे ऑलरेडी क्या होना चाहिए? मेंशन होना चाहिए। अगर आपके नॉमिनी का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आपके कंपनी को लाइसेंस मिलेगा ही नहीं बिजनेस करने के लिए। सर मेरे को थोड़ा सा डाउट है, मान के चलते हैं ये रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार मतलब कौन? गवर्नमेंट एजेंसी है जो मेरे को लाइसेंस प्रोवाइड करेगी बिजनेस करने के लिए। सो जब मैं इनके पास जाऊंगा कि मैडम मेरे को 1% कंपनी ओपन करना है, शी विल आस्क मी टू सबमिट द मेमोरेंडम। यस, शी विल चेक कि मेरे मेमोरेंडम के अंदर मेरे नॉमिनी का नाम लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर मेरे मेमोरेंडम के अंदर मेरे नॉमिनी का नाम नहीं लिखा होगा, वो मेरे को लाइसेंस देगी नहीं और मैं मेरी कंपनी को एस्टैब्लिश नहीं कर पाऊंगा। सो नॉमिनी का नाम बहुत कंपलसरी है, बिना उसके बेसिकली आपकी कंपनी आगे हो ही नहीं सकती, आपकी कंपनी रजिस्टर ही नहीं हो सकती, एस्टैब्लिश ही नहीं हो सकती, फॉर्म ही नहीं हो सकती। आर यू अंडरस्टैंडिंग अपन क्या बात कर रहे हैं? तीसरा चीज देखो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जिसको भी मैं अपना नॉमिनी बना रहा हूँ, मेरे को उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। सर मेरे को नहीं समझ में आया। इमेजिन अ सिचुएशन, आई एम एंटरिंग इनटू अ 1% कंपनी। मैंने चाहा कि मेरे मरने के बाद या कुछ XYZ अगर सिचुएशन हो जाता है, मैं इंसॉल्वेंट हो जाता हूँ, तो मेरे जाने के बाद ना मेरा जो ब्रदर है, मेरा जो बड़ा भाई है, ही शुड टेक अप द बिजनेस। और मैंने उससे परमिशन नहीं लिया कि भाई मैं तेरा नाम यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, कर दूँ क्या? जब तक उसका अप्रूवल नहीं है तब तक कंपनी कैन नॉट गेट इनकॉर्पोरेटेड। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। यानी अगर आप नॉमिनी को अपॉइंट कर रहे हो तो आपको नॉमिनी का कंसेंट यानी नॉमिनी का अप्रूवल, नॉमिनी का इजाजत आपको लेनी पड़ेगी। जब तक आपके पास नॉमिनी का अप्रूवल नहीं है तब तक आप बेसिकली उसको एज अ नॉमिनी करके अपॉइंट नहीं कर सकते हो। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। सर लेकिन हम लोगों ने तो देखा है कि बैंक अकाउंट ओपन करते समय हम लोग नॉमिनी का कंसेंट नहीं लेते हैं, वो बैंक अकाउंट है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे ग्रैंडफादर ने जो भी चीज़ें मेरे लिए संभाल के रखी थी, राइट, कि मान के चलो 50 लाख रुपया है, ज़मीन है, ये सारी चीज़ें अगर मेरे नाना जी मेरे को बताएंगे, दादाजी बताएंगे कि तेरे लिए ये संभाल के रखा है, डोंट यू थिंक सो अपन पढ़ेंगे आगे? नहीं, अपन तो पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उनका प्रोसेस आगे बढ़ जाए तो फिर ये सामान फ्लो हो जाए यहाँ पे। सो इसके लिए यहाँ पे ये लोग क्या बता रहे हैं कि जिसको भी आप अपना नॉमिनी बना रहे हो उसका कंसेंट आपको अपने पास लेके रखना है और वो कंसेंट आपको रजिस्ट्रार के पास फाइल करना है। रजिस्ट्रार उस कंसेंट को चेक करेगा, अगर एवरीथिंग जेन्युइन है तो ही आपको अप्रूवल देगा, वरना अप्रूवल नहीं देगा। सर ये इतना छोटी सी बात है, आप इतना डिटेल में इसको क्यों जाके समझा रहे हो? क्योंकि इसका जब केस स्टडी आता है ना तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके सामने रखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये लोग क्या बता रहे हैं, सच अदर पर्सन मे बी गिविंग द राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट। व्हाट इज विड्रॉ? मेरे भाई ने पहले मेरे को बोला तू कर बिंदास, तेरा कोई दिक्कत नहीं, तेरे को अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आई विल बी स्टेपिंग इन एज अ मेन मेंबर एंड आई विल कंटिन्यू विद योर बिजनेस। थोड़े समय के बाद उसने खुद का बिजनेस ओपन किया। अब एक टाइम पे एक बंदा एक ही 1% कंपनी का मेंबर बन सकता है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मेरे भाई ने भी एक 1% कंपनी सेटअप किया तो ही कैन एक्ट एज अ नॉमिनी जब तक कि मैं नहीं मरता हूँ। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ऐसा है कि अगर मान के चलो मैं मर गया तो ही विल बी कंसीडर्ड एज अ मेंबर एंड इफ ही विल बी कंसीडर्ड एज अ मेंबर तो एक पर्सन एक ही टाइम पे 2 ओपीसी का मेंबर नहीं बन सकता है। दिस इज द बिग प्रॉब्लम इन ओपीसी। सेक्शन के अंदर नहीं लिखा है लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन के अंदर अपने को ये चीज़ यहाँ पे समझ में आती है। इसके लिए अगर उस बंदे को लगता है कि मैंने अप्रूवल दिया है लेकिन अभी मेरे को जेन्युइन नहीं लग रहा है कि आई शुड कंटिन्यू विद यू, तो वो चाहे तो अपना अप्रूवल विड्रॉ भी कर सकता है। अप्रूवल विड्रॉ करने के बाद आप दूसरे नॉमिनी को अपॉइंट करके अपना काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले मेरे को लग रहा था मेरा बड़ा भाई संभालेगा, मेरे मरने से पहले वही मर गया, तो मेरे मरने से पहले वो मर गया तो मैंने क्या किया, उसका बेसिकली नॉमिनी चेंज करके मैंने अब छोटे भाई को अपॉइंट किया कि भाई मैं मर जाऊंगा तो तू देख लेना मेरे बिजनेस को। दिस इज हाउ द सीक्वेंसेस फ्लो।
सो आपके होते हुए आप अपने नॉमिनी को चेंज कर सकते हो, चाहे आपका नॉमिनी विलिंगनेस है नहीं है, दैट इज सेकेंडरी पार्ट, है ना। नेक्स्ट चीज यहाँ पे देखो क्या बात कर रहा है, द मेंबर ऑफ द कंपनी, इसके बारे में तो अपन ने डिस्कस कर लिया। एक और चीज यहाँ पे अपने को समझना है कि जो भी आपकी कंपनी का नाम होगा, एग्जाम्पल मेरी कंपनी का नाम है अफलातून, तो अगर मेरी कंपनी को एक 1% कंपनी करके रजिस्टर करना है तो मेरी कंपनी के नाम के पीछे मेरे को या तो ओपीसी लिखना पड़ेगा या तो 1% कंपनी लिखना पड़ेगा। अगर मेरे को मेरी कंपनी एज अ प्राइवेट कंपनी करके इनकॉर्पोरेट करनी है तो मेरे को मेरे नाम के पीछे एज अ प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा। अगर मेरे को मेरी कंपनी एज अ पब्लिक लिमिटेड करके इनकॉर्पोरेट करनी है तो मेरे को मेरे नाम के पीछे एज अ लिमिटेड करके लगाना पड़ेगा। दिस इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। सर लेकिन बहुत सारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसके नाम के पीछे फाउंडेशन लिखा होता है, जिसके नाम के पीछे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस लिखा होता है, जिसके नाम के पीछे चेंबर लिखा होता है, उनको एग्जम्पशन है। सो अगर मैं आपके साथ सेक्शन 8 कंपनी की बात करता हूँ, यानी द कंपनी विच इज नॉट फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द प्रॉफिट बट फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग चैरिटेबल एक्टिविटीज, उनको पूरा परमिशन दिया है कि आप अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाएंगे, लिमिटेड नहीं लगाएंगे तो भी हमारे लिए इट इज एब्सोल्युटली ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ रहा है अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट चीज देखो, ये लोग क्या बात कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन मेंबर बन सकता है। सर आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट प्राइवेट कंपनी, यहाँ पे 2 कंपनीज इसका मेंबर बन सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ पर्सन एंड नेचुरल पर्सन इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ पर्सन। लेकिन मैं प्राइवेट कंपनी की बात करता हूँ, पब्लिक कंपनी की बात करता हूँ, तो यहाँ पे 2 अलग अलग कंपनीज मेंबर बन सकती है। एग्जांपल, जिस कंपनी में वेयर आई वाज वर्किंग ना, तो मेरे कंपनी का 50% शेयर्स टाटा होल्ड करता था जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एंड 50% शेयर्स यहाँ पे कैटकॉन होल्ड करता था जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है। यानी प्राइवेट कंपनी के अंदर दोनों के दोनों मेंबर आर्टिफिशियल पर्सन रहेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ 1% कंपनी की बात करते हो तो 1% कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने वाला जो बंदा है वो हमेशा नेचुरल पर्सन होना चाहिए और इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, फॉरेनर नहीं होना चाहिए। सर ऐसा क्यों? उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा है कि फॉरेनर होगा तो फॉरेन लॉज के हिसाब से उनके लिए अलग अलग लाइसेंस ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है, आप अलग तरीके से जाओ। ये सिर्फ हमारे बिजनेस को, सोल प्रोप्राइटर को डिमोटिवेट करने के लिए बनाया गया है। दिस इज द सोल इंटेंशन ऑफ दिस प्रोविजन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो सिर्फ कौन बनेगा? नेचुरल पर्सन बनेगा, और नेचुरल पर्सन में भी जो इंडियन सिटीजन है वो बंदा बन सकता है, चाहे रेसिडेंट हो चाहे नहीं हो, वो अलग बात है। एक चीज यहाँ पे सिर्फ अपने को और बता रहे हैं कि अगर आप कोई ओपीसी बना रहे हो तो उस ओपीसी के जरिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद अगर आपको लगता है कि मेरी कंपनी शुड गेट कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी, दिस प्रोविजन इज ऑन। आपको लगता है कि मेरी कंपनी को कन्वर्ट करना है पब्लिक कंपनी में, दिस प्रोविजन इज ऑन। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन को कन्वर्ट करना है सेक्शन 8 कंपनी में, दिस इज नॉट अलाउड। एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन दूसरे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। ये सेक्शन 8 कंपनी के ओबीसी के लिए एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे बताई गई है। सो अगर आपके एग्जाम में एक केस स्टडी बन के आता है कि देयर इज वन कंपनी, 1% कंपनी हु इज विलिंग टू कन्वर्ट हिज बिजनेस इनटू अ चैरिटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैन दे डू सो? द आंसर इज क्लियर बट नो। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। समझ में आ रहा है कि अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? हाँ सर। नहीं जा सर, उल्टा नहीं आ सकते हो। मैं 10वीं से 12वीं में जाऊंगा, 12वीं से 10वीं में दोबारा नहीं आ सकता हूँ। दिस इज हाउ द सीक्वेंस गोस। सो 1% to private, private to public, public to listed. So this is how the sequence is going. So अगर आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से 1% में आ रहे हो, मतलब यहाँ पे आपका पर्पस फिर से रिपीट हो रहा है, आप रिवर्स नहीं आ सकते सर। डन। एक और चीज यहाँ पे बताया हुआ है कि वो जो कंपनी है ना वो एनबीएफसी का काम नहीं कर सकती है। आर यू अवेयर अबाउट व्हाट इज एनबीएफसी? फुल फॉर्म के अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। व्हाट इज नॉन बैंकिंग? जो बैंक नहीं है लेकिन फाइनेंस में डील करती है। एग्जांपल लक्ष्मी चिट फंड, 25 दिन में पैसा डबल। क्या एक 1% कंपनी फाइनेंस का काम कर सकती है कि नहीं कर सकती है? नहीं कर सकती है। इन्वेस्टमेंट का काम कर सकती है कि नहीं कर सकती है? सर क्यों? यहाँ पे भगोड़ा बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। सर ऐसे क्यों? क्योंकि 1% कंपनी में कंप्लायंस बहुत मिनिमम है। सो मिनिमम कंप्लायंस में फ्रॉड होने के पॉसिबिलिटीज बढ़ जाते हैं। इसके लिए पैसों का कोई भी काम आप नहीं करोगे। अगर आपको पैसे का काम करना है तो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में अपने आप को फॉर्म करो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल लो, उसके बाद जो भी आपको करना है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप 1% कंपनी बन के कोई भी फाइनेंस का काम कर सकते हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का काम कर सकते हो, तो इस चीज़ के लिए हम लोग आपको परमिशन
परमिशन तो तब देंगे ना जब हम इनको बताएंगे कि हम ये बिजनेस करने वाले हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्लियर कट लिखा होता है कि मैं मेरा बिजनेस क्यों इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ। अगर उस बिजनेस के अंदर फाइनेंस दिखेगा, इन्वेस्टमेंट दिखेगा, नॉन बैंकिंग दिखेगा, ये मैडम तुरंत उसको वहीं पे रिजेक्ट कर देगी, मेरे को अप्रूवल देगी नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सरकार साथ है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर सुनो ना, एक डाउट था, सोल प्रोप्राइटर में ओनर भी वही बनता था, मैनेजर भी वही बनता था, ये सेम सिचुएशन 1% कंपनी में अलाउड है क्या? मैंने ही इन्वेस्टमेंट किया है, मैं ही मैनेजर हूँ, सैलमन वही तो था, सैलमन ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया था ना, मेजॉरिटी शेयर होल्डर कौन था? सैलमन था। सो ओनर वाज सैलमन, हु वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर? सैलमन। यानी द पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग द मनी इन बिजनेस एंड द पर्सन हु इज मैनेजिंग द बिजनेस इज द वन एंड द सेम पर्सन। कंपनी लॉ होता है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हो, एक ही डायरेक्टर और वही जो डायरेक्टर है वही ओनर है, एब्सोल्युटली ओके। लेकिन 1% कंपनी में थोड़ा सा एडवांटेज ये दिया है कि आप मल्टीपल डायरेक्टर्स यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हो। देयर कैन बी वन ओनर एंड देयर कैन बी अप टू 15 डायरेक्टर्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ रहा है कि अपन क्या बात कर रहे हैं? एनी डाउट इन 1% कंपनी? सो मेरे को बताओ 1% कंपनी में कितना मेंबर होता है? 1। मिनिमम 1, मैक्सिमम 1। अच्छा, डायरेक्टर कितना हो सकता है? मिनिमम 1, मैक्सिमम। अच्छा मेरे को बताओ 1% कंपनी में नॉमिनी अपॉइंट करना जरूरी है? हाँ। नॉमिनी और मेन मेंबर 18 साल के ऊपर होना चाहिए? यस। माइनर बन सकते क्या? नहीं। सिर्फ बेनिफिट्स के लिए आ सकते क्या? नहीं। माइनर कंसेंट विड्रॉ कर सकता है क्या? हाँ। आप इसका एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। मेरे घर के सामने जो कन्या रहती थी, मैंने उसको अपने विचार प्रकट किए, विचार प्रकट करने के बाद उसकी जो सहेली थी उससे पता चला कि नहीं ये आदमी ठीक नहीं है। उसने कंसेंट देने के बाद बोला सॉरी, जो सुबह बोला था वो गलती से बोल दिया था, आई वाज एन अनकॉन्शियस माइंड। इट इज एब्सोल्युटली ओके, नहीं तो नहीं। सो एक कंसेंट अगर आपके नॉमिनी ने आपको दिया है, वो चाहे तो उस कंसेंट को दोबारा से विड्रॉ कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना चीज ध्यान में रखना है कि 1% कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है? यस। 1% कंपनी पब्लिक में हो सकती है? यस। 1% कंपनी सेक्शन 8 में हो सकती है? नहीं। 1% कंपनी के नाम के पीछे क्या लिखा होना चाहिए? OPC। OPC नहीं रहेगा तो 1% पूरा फुल फॉर्म में लिख दे तो चलेगा क्या? एब्सोल्युटली ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1% कंपनी में कुछ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। सर 100 रुपीज से कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ क्या? देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। लेकिन इतना जिंदगी करोगे तो ROC को भी शर्म आएगा आपकी अप्रूवल देने के लिए, ठीक है? अच्छा, क्या 1% कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का काम कर सकती है क्या? नहीं। एनी डाउट टिल हियर? एनी प्रॉब्लम टिल हियर? डेफिनेशन कौन से सेक्शन के अंदर लिखा है? सेक्शन 2, सेक्शन 2 सबसेक्शन 62। व्हाट इज द डेफिनेशन? अ कंपनी, पढ़ो पढ़ो, पढ़ के बताओ, ऐसे मजबूरी में मत बताओ। अ कंपनी which has only one person as the member, one person. So person can be artificial and natural. No. जब मैं आपके साथ 1% कंपनी की बात करता हूँ, यहाँ पे जो पर्सन है दैट ऑलवेज हैज टू बी ए नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन 1% कंपनी में नहीं चलेगा, इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। समझ में आ रहा है क्या? इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत का उसका रूट्स होना चाहिए, रहता कहाँ पे भी हो चलेगा। मैं अगर रशिया में शिफ्ट हो जाता हूँ, अरे उसमें दिक्कत की बात क्या है? रशिया का कोई पर्सन इधर शिफ्ट हो जाता है तो शी इज नॉट अ सिटीजन, शी के साथ ही रहना है। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, मैं उधर ही हूँ अभी तक। समझ में आ रहा है क्या? व्हाट इज 1% कंपनी? यस। एनी डाउट टिल हियर? थोड़ा सा अभी अपन सेकंड प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करते हैं। प्राइवेट कंपनी का जो डेफिनेशन है ना, वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के अंदर दिया हुआ है। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। सो फर्स्ट इज 1% कंपनी। व्हाट इज डेफिनेशन? सेक्शन 2 62 262 कि 61? 62। अच्छा, कंपनी का डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। जस्ट कीप ऑन रिकलेक्टिंग द थिंग्स ताकि आपको चीजें दिमाग में आ जाए। प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन बड़ा सिंपल है। प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 क्या बोलता है कि आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है अगर आपने अपने आर्टिकल्स के जरिए। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकल्स? सुना है आपने आर्टिकल्स के बारे में? आर्टिकल्स का मतलब होता है गवर्निंग डॉक्यूमेंट। क्या होता है आर्टिकल्स का मतलब? गवर्निंग डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर कंपनी के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं कि कंपनी कैसे ऑपरेट करेगी। अगर आपके आर्टिकल के अंदर ये दो
रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बताया हुआ है, ये दो कंडीशंस के बारे में बताया हुआ है, उसका मतलब आपकी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है। सर कौन से रेस्ट्रिक्शन है? सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि अच्छा मेरे को सबसे पहले तो ये बता दो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन। रेस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन का डिफरेंस बताया। रेस्ट्रिक्शन मतलब नहीं कर सकते, प्रोहिबिशन मतलब नहीं कर सकते। लिमिट लिमिट लगा सकते हैं। वेरी नाइस, कुछ ऐड करोगे इसमें? You can take naughty examples, then it will be easy for you to relate. What is the difference between restriction and prohibition? Restriction मतलब कर सकते हैं पर कुछ कंडीशंस फॉलो करने पड़ेंगे। मेरे को एकदम डिटेल में जाने मत लगाओ, स्मार्ट हो आप लोग। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? कदाचित बात भी मत करना उस चीज की। सर मतलब रेस्ट्रिक्शंस का मतलब हम I'll take some better example. आप जब किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो हॉस्पिटल के अंदर ना आईसीयू के अंदर उधर लिखा होता है कि प्रोहिबिटेड, अदर देन डॉक्टर्स एवरीवन के लिए प्रोहिबिटेड है, एंड डॉक्टर्स के केबिन में लिखा होता है रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि आप दरवाजे के अंदर आ सकते हो लेकिन एक बार नॉक करके आना और मेरे को पूछ के आना, मैंने आपको अंदर आने के लिए बोला तो आप आ जाना, दिस इज रेस्ट्रिक्शन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि नॉक करने की भी जरूरत नहीं है, आप अंदर घुस ही नहीं सकते हो जब तक मैं खुद से आपको बाहर आके अंदर घुसाता हूं। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। Are you understanding the difference between restriction and prohibition? Restriction का मतलब कर सकते हैं कुछ लिमिट्स नहीं बोल सकता हूँ यार मैं उसको, थोड़ा सा संभाल के सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए कर सकते हैं। और प्रोहिबिशन का मतलब होता है कदाचित नहीं कर सकते, राइट? दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। 18 साल के नीचे फ्रूटी पी के अनकॉन्शियस होना इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अगर आप ऐसे माइंड में पाए जाते हो तो दिस कैन लैंड यू अप इन ट्रबल, राइट? अगर मैं आपके साथ बोलता हूँ कि मैं 21 साल का हूँ, यहाँ पे मेरे लिए रेस्ट्रिक्शन है कि मैं रास्ते पे नहीं पी सकता हूँ फ्रूटी, बाकी जिधर चाहे उधर पी सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो 18 या 21 के नीचे अगर कुछ है तो इट इज प्रोहिबिशन। 21 के ऊपर अगर मैं पीने की कुछ बात कर रहा हूँ तो इट इज रेस्ट्रिक्शन कि आप रास्ते पे रुक के अगर दिखाना नहीं कर रहे हो तो तुमको जिधर मन है तुम उधर पियो, जो करना है करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली अलाउड, ठीक है? अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कल रात की बात है, हमारा एक मित्र परिवार है जो अभी थाईलैंड घूमने गए हैं, ठीक है? थाईलैंड से पटाया घूमने गए हैं, 7-8 दोस्त लोग गए थे। सो उन लोगों में से एक बंदा था जो सबसे फर्स्ट टाइम ही इज गोइंग फॉर अ फॉरेन ट्रिप, फर्स्ट टाइम ही इज गोइंग फॉर अ फॉरेन ट्रिप, और फर्स्ट टाइम में उस बेचारे को थाईलैंड लेके जा रहे हैं, बैचलर उसका पार्टी मनाने जा रहे हैं, राइट? उस बंदे से गलती क्या हो गई? एक्साइटमेंट में आके उसने एयरपोर्ट पे ना थोड़ा सा अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं किया। तो जब उसके साथ बातें की गई थी कि वहां पे जाके आप क्या क्या देखोगे, क्या क्या करोगे, तो ही वाज सो एक्साइटेड। बेचारा नवा नवेला था, 21-22 साल का था, तो उसको भी लेके जा रहे थे सब लोग साथ में, तो ही वाज सो एक्साइटेड। उसने पता नहीं किसी बाजू वाली आंटी को देख के एक कमेंट पास कर दिया, एंड वो कमेंट इतना बुरा हो गया उसको मुंबई एयरपोर्ट में पकड़ के जेल के अंदर लेके गए। नाउ दैट पर्सन इज सिटिंग इनसाइड, ही इज जस्ट सेइंग कि सर आई वाज एक्साइटेड, और अनफॉर्चुनेटली वो बंदा थोड़ा सा लगाया हुआ था, फ्रूटी का पिया हुआ। आप मेरे को बताओ, फ्रूटी पिया था दैट इज ओके, फ्रूटी पी के पब्लिक प्लेस पे कुछ न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो तो दिस इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन आपको फॉलो करना पड़ेगा। प्रोहिबिशन का मतलब होता है आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पे 2 कंडीशंस बताए हुए हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या बताया है कि आप राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को रोक सकते हो, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मतलब क्या होता है? अगर मैं आपके साथ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात करता हूं तो वहां पे एक पार्टनर अपना इंटरेस्ट किसी दूसरे पार्टनर के नाम पे नहीं कर सकता है अनलेस ही हैज द अप्रूवल फ्रॉम ऑल द पार्टनर्स। इमेजिन करो पार्टनर 1, पार्टनर 2, पार्टनर 3, आई वांट टू एग्जिट द पार्टनरशिप, तो मेरे हिस्से का जो शेयर है वो मैं सबसे पहले इनको ऑफर करूंगा। इन्होंने अगर वो शेयर मेरे से नहीं खरीदा तो मैं किसी थर्ड पार्टी को करूंगा, वो भी इनको पूछने के बाद। अगर बिना इनको पूछ के मैंने किया तो दिस कैन लैंड अप मी इन ट्रबल, राइट? लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो तो आप सिर्फ एक बार इनको पूछोगे कि मैं जा रहा हूँ, मेरे जाते जाते मेरे हिस्से के शेयर्स आप परचेस करोगे? इफ दे से यस, बात खत्म। इफ दे से नो, मैं क्या करता हूँ, अपना हिस्सा किसी को भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। मैं सिर्फ एक लिमिट, एक हद तक मैं आपका परमिशन लूंगा, परमिशन मिल गया तो वेल एंड गुड, परमिशन नहीं मिला तो मैं अपने हिस्से का शेयर किसी को भी दे सकता हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट। अब मेरे पास एक कार है, राइट? उस कार के अंदर कौन बैठेगा ये मैं डिसाइड करूंगा।
हाँ, लेकिन रास्ते में अगर एक ट्रेन खड़ी है या पब्लिक बस खड़ी है, उसके अंदर कोई भी बैठे, मेरा क्या लेना क्या देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो अगर मैं आपके साथ प्राइवेट कंपनी की बात करता हूँ, इट इज एज गुड एज प्राइवेट कार। अगर मैं आपके साथ पब्लिक कंपनी की बात करता हूँ, इट इज एज गुड एज लोकल ट्रेन। जिसको बैठना है बैठो, जिसको उतरना है उतरो, मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में अगर आपको अंदर आना है तो मेरे से पूछ के आना पड़ेगा, बाहर जाना है तो मेरे से पूछ के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेरी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सो प्राइवेट कंपनी के अंदर सबसे पहला कंडीशन जो है कि आपके ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के अंदर क्या लगाया जाता है, रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब कर सकते क्या ट्रांसफर, यस, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। सर ये टर्म्स एंड कंडीशंस कहां लिखे हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या लिखा हुआ होता है कि आपको अगर आपके हिस्से के शेयर्स को ट्रांसफर करना है तो एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर को पूछो, अगर वो खरीदते हैं तो अच्छी बात है, नहीं खरीदते तो जिसको मर्जी है बाहर जाके उसको बेच देना। राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल बोला जाता है इसको, सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ाई जाती है ये चीजें। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सेकेंड कंडीशन देखो यहाँ पे ये लोग क्या बता रहे हैं कि आपके नंबर ऑफ मेंबर्स का जो लिमिट है वो कितना है, 200 से एक भी ज्यादा मेंबर आप अपने कंपनी में नहीं ले सकते हो। सो व्हाट इज मिनिमम फॉर प्राइवेट कंपनी, 2। व्हाट इज मैक्सिमम, 200। व्हाट इज मिनिमम फॉर 1 पर्सन कंपनी, 1। व्हाट इज मैक्सिमम फॉर 1 पर्सन कंपनी, 1। व्हाट इज मिनिमम फॉर पब्लिक कंपनी, 7। व्हाट इज मैक्सिमम फॉर पब्लिक कंपनी, अनलिमिटेड। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। सर सुनो ना, एक डाउट है, इन 200 लोगों के अंदर ना मेरी मम्मी और मेरे पापा ने दोनों ने मिलकर जॉइंटली शेयर्स को होल्ड किया है, तो मैं इनको 2 मेंबर कंसीडर करूंगा कि एक। सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 अपने को क्लैरिफिकेशन देता है कि अगर दो लोग किसी भी शेयर को जॉइंटली होल्ड करते हैं तो दे आर कंसीडर्ड एज अ 1 मेंबर एंड नॉट एज अ 2 मेंबर। ये चीज को मैं इसके लिए आपको बता रहा हूं क्योंकि इसका भी केस स्टडी आपके एग्जाम में प्रीवियस बार पूछा गया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग में क्या डिस्कस कर रहा हूं? तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, 2। व्हाट इज मैक्सिमम, 200। व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, आपके शेयर को ट्रांसफर करने में क्या करेंगे, प्रोहिबिशन करेंगे कि रेस्ट्रिक्शन करेंगे? मतलब कर सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते, लेकिन कुछ कंडीशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, कुछ शर्तें को आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। मैंने आई को बोला था मैं जा रहा हूं इनके साथ घूमने, मेरे को परमिशन मिल गई थी जाने की घर से, बट शर्त ऐसी रखी कि उसको फुलफिल नहीं किया जा सकता है किसी भी हालत में, तो आई हैड टू कैंसिल माय प्लान। वो क्या शर्त थी वो आपके साथ नहीं डिस्कस कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये लोग बता रहे हैं कि जब भी आप 200 का लिमिट काउंट करोगे ना तो इसके अंदर आप एम्प्लॉइज को कंसीडर नहीं करोगे। सर थोड़ा गुंदड़ कर रहे हो आप, समझना मेरी बात ध्यान से। मान के चलते हैं आई स्टार्टेड माय कंपनी एज अ प्राइवेट कंपनी, आई वाज ओनली हैविंग 5 शेयर होल्डर्स एट दैट टाइम। मान के चलो मैं आपके साथ 2020 की बात कर रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ 5 शेयर होल्डर्स थे उस समय, लेकिन मेरे पास ना कम से कम 200 एम्प्लॉइज थे। मैंने क्या किया, 200 के 200 एम्प्लॉइज को बोला कि तुम मेरे हिस्सेदार बन जाओ, मेरे कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, मैं तुमको शेयर होल्डर बनाता हूँ, अगर मेरी कंपनी ग्रो करेगी तो ऑटोमेटिकली तुमको भी बेनिफिट मिलता रहेगा। सर क्या बेनिफिट मिलता है? 2 बेनिफिट मिलता है, एक तो कैपिटल एप्रिसिएशन, आप सीए के बच्चे हो आपको समझना चाहिए व्हाट इज कैपिटल एप्रिसिएशन। दूसरा होता है डिविडेंड के फॉर्म में इनकम। सर कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब क्या है, एमआरएफ का शेयर मैंने 100 रुपीज में खरीदा था, आज उसकी कीमत 1.5 लाख रुपए के आसपास है, दिस इज कैपिटल एप्रिसिएशन। टाइटन का शेयर आप लोगों ने 1000 में खरीदा था, आज उसकी कीमत लगभग 2.5 से 3 हजार के बीच में चल रही है, दिस इज कैपिटल एप्रिसिएशन। यानी आपके एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। सो यहाँ पे सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के डेफिनेशन के अंदर 200 के लिमिट के अंदर एम्प्लॉइज को कंसीडर नहीं किया। सर मतलब 1000 एम्प्लॉइज को मैं शेयर दे सकता हूँ क्या? यस दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर सुनो ना, दिक्कत की बात तो तब है जब ये एम्प्लॉइज मेरे को छोड़ के जाएंगे। आप समझना मेरे को क्या बोलना है। आई हैव 5 शेयर होल्डर एज ऑफ 2020, मेरे पास 250 एम्प्लॉइज है, सब के सब लोगों को मैंने क्या कर दिया, शेयर बांट दिया कि तुम सब मेरे मेंबर बन जाओ, तुम मेरे को सब पैसा दे दो। आप लोग अगर मेरे को पैसा दोगे तो आप लोग ईमानदारी से काम करोगे, क्योंकि आपको पता है आपका पैसा मेरी कंपनी में इन्वेस्टेड है, आपने खराब परफॉर्म किया तो कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ इट तुम्हारा पैसा डूबेगा। दिस इज अ स्ट्रैटेजी टू मेक द एम्प्लॉइज वर्क हार्डर एंड वर्क स्मार्टर। 1000 लोगों ने भी अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया ना, सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हारे लिए एक्सेप्शन। सर अगर वो एम्प्लॉइज लोग नौकरी छोड़ के चले गए तो फिर क्या होगा? तो भी एक्सेप्शन। मतलब जब तक एम्प्लॉयमेंट में आप हो तब तक आपके लिए एक्सेप्शन है, एम्प्लॉयमेंट में से चले जाने के बाद भी आप इस कंपनी के एज अ एक्स एम्प्लॉय करके अगर शेयर्स होल्ड करते हो तो आपको 200 की कैटेगरी के अंदर काउंट नहीं किया जाता है। यानी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 का डेफिनेशन, एम्प्लॉइज आर एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ व्हाइल कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ 200। आर यू अंडरस्टैंडिंग में क्या बात कर रहा हूँ? यस। सो व्हाट इज फर्स्ट कंडीशन?
रेस्ट्रिक्शन है, क्या रेस्ट्रिक्शन है? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की। व्हाट इज सेकंड कंडीशन? कि आपका मेंबर को आप लिमिट करोगे कितना? अप टू 200। 200 के ऊपर जा सकते क्या? नहीं सर, गलती से चले गए, मेरे को लिमिट बताई थी, मैं नहीं रुका लिमिट में, भय गया फ्लो में, क्या करेंगे? कंपनी लॉ का प्रोविजन बोलता है कि यू आर डीम्ड एज अ पब्लिक कंपनी, आपको सारे के सारे पब्लिक कंपनी के कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। आप सोच, और पब्लिक कंपनी के कंप्लायंसेस अगर आपको करने पड़ेंगे तो नंबर ऑफ डायरेक्टर भी 2 से 3 करना पड़ेगा, और अलग अलग कमिटीज बनाने पड़ेंगे, अलग अलग फॉर्म्स बनाने पड़ेंगे, अलग अलग डेफिनेशंस अट्रैक्ट हो जाएंगे, उन सारे के सारे डेफिनेशंस को कंप्लाई करने के चक्कर में आपकी बैंड बच जाएगी। इसके लिए 200 से ज़्यादा बिल्कुल बढ़ने की कोशिश मत करो, ठीक है। एक और चीज़ उन्होंने यहाँ पे अपने को बताई है, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोहिबिट्स? प्रोहिबिशन मतलब क्या, कर सकते कि नहीं कर सकते? अप्रूवल लेके करेंगे ना, पूछ के आऊंगा ना अंदर, चलता है ना? चलेगा नहीं चलेगा? सर अगर पूछ के अंदर आ सकता हूँ तो दैट इज रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पे ये लोग क्या बात कर रहे हैं? प्रोहिबिशन, मतलब पूछने का भी नहीं मेरे को। किस चीज का अपने को प्रोहिबिशन बोल रहे हैं? इन्विटेशन टू पब्लिक। सर पब्लिक का यहाँ पे क्या मतलब होता है? पब्लिक का यहाँ पे मतलब होता है 200 से ज्यादा। अगर आप 200 से अंदर लोगों को इनवाइट कर रहे हो, आप खुले दिल से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अप टू 200 इट्स प्राइवेट, मोर देन 200 इट्स पब्लिक। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो आप लोगों को शेयर्स तो नहीं ले सकते हो, लेकिन लोगों को इनवाइट भी नहीं कर सकते हो कि प्लीज कम एंड इन्वेस्ट इन माय कंपनी। आपके दिमाग में एक सवाल होगा, अब बाहर जो अपने रिसेप्शन वाले मैडम बैठे हैं, वो करीब 200 से ज्यादा बच्चे को फोन करते हैं। 200 से ज्यादा बच्चों को फोन करने का रिजल्ट ये होता है कि 70-80 बच्चों का एडमिशन होता है। समझ रहे आप मेरी बात पे? यानी मैं जब 200 से ज्यादा लोगों को इनवाइट करूंगा कि सर आओ मेरे अंदर इन्वेस्टमेंट करो, तब जाके कुछ लोग छटके, कुछ गिने चुने लोग मेरे अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। यहाँ पे सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 बोलता है कि आप इनवाइट भी नहीं कर सकते। आपको इनवाइट करने के लिए भी सीधा प्रोहिबिशन है, सख्त मनाही है। अगर आपने ये चीज किया है, यू विल बी कंसिडर्ड एज अ डीम्ड पब्लिक कंपनी। एक बार आप पब्लिक कंपनी की कैटेगरी के अंदर आ गए ना, सारे के सारे कंप्लायंसेस आपको करने पड़ेंगे, सारे के सारे दंड, फाइन, पेनल्टी आपको एप्लीकेबल हो जाएगा सरकार सामने। Are you understanding? Yes. मेरे को बताओ what is private company with section 2 section 2 subsection section 2 subsection कितने कंडीशंस है जो फॉलो करने पड़ेंगे? कितने कंडीशंस है? ये कंडीशंस कहाँ पे लिखे? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर इसका रेफरेंस होना चाहिए। सर सुनो ना, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर इसका रेफरेंस डालेंगे ही नहीं, हम गवर्नमेंट के साथ खेलेंगे। अरे तुम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये कंडीशन डालोगे ही नहीं, तो क्या ये रजिस्ट्रार आपको अप्रूवल देगी? अप्रूवल ही नहीं मिलेगी तो क्या आप कंपनी बनोगे? कंपनी नहीं बनोगे तो क्या आप सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के कैटेगरी के अंदर आओगे? और सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के कैटेगरी के अंदर ही नहीं आओगे तो क्या आप लोगों से पैसे ले पाओगे? नहीं। सो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 2, मैक्सिमम इज 200। 200 के अंदर एम्प्लॉइज है? नहीं। एक्स एम्प्लॉइज है? नहीं। पब्लिक को इनवाइट कर सकता हूँ? नहीं। प्राइवेट लोगों को इनवाइट कर सकता हूँ? करो ना, दिक्कत की बात नहीं है। प्राइवेट लोगों का मतलब क्या होता है? अप टू 200। 200 से ज्यादा शादी का कार्ड बांटेंगे ही नहीं। 200 से ज्यादा शादी का कार्ड बांटा ये सोच के कि कम से कम 150 लोग तो आ जाएंगे इसमें, ये आपकी गलत फहमी, आप ये काम कर ही नहीं सकते। 200 से ज्यादा लोगों को बांटा मतलब तुम मर गए। आप ऐसा नहीं बोल सकते सर पैसे तो नहीं है। पैसे आए ना आए, तुमने इन्वाइट तो किया ना, तुम इन्वाइट नहीं किया मतलब तुम सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 की कैटेगरी के अंदर आ जाओगे। Are you understanding? Yes. प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछे क्या लिखा होना चाहिए? प्राइवेट लिमिटेड। सर सुनो ना, पीवीटी लिमिटेड लिखा तो चलेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? चलो आ जाओ, एक एक करके पढ़ते हैं अपन। The word private limited must be added, ठीक है, समझ के। No minimum paid up capital is requirement. बट क्या कंपनीज एक्ट 2013 में ओरिजिनल रिक्वायरमेंट था? यस। कितना था? 1 लाख। लेकिन क्या आज के टाइम पे रिक्वायरमेंट है? नहीं, निकल चुका है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 2, मैक्सिमम इज 200। 1% कंपनी इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी। उसके केस में मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 1। वी हैव अंडरस्टूड ओवर देयर, राइट? अच्छा, इसके अलावा शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ, रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? कंडीशंस फॉलो करो, आप शेयर्स ट्रांसफर करो। नेक्स्ट, प्रोहिबिशन टू इन्वेस्टमेंट, प्रोहिबिशन टू इन्विटेशन। इन्विटेशन नहीं दे सकते, किसको नहीं दे सकते? पब्लिक को। पब्लिक का मतलब क्या होता है? मोर देन 200। इफ इट इज अप टू 200 इट इज प्राइवेट, इफ इट इज मोर देन 200 इट इज पब्लिक। नेक्स्ट, स्मॉल कंपनीज आर प्राइवेट कंपनी। यू नो व्हाट इज स्मॉल कंपनी? सर छोटी। व्हाट स्मॉल कंपनी? एक और चीज बताता हूँ, स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन है हमारे भारत के कंपनी लॉ के अंदर
जज होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक वो प्राइवेट कंपनी होती है जो ऑलमोस्ट पब्लिक कंपनी के रडार पे आके खड़ी हो चुकी है, उसको भी हम लोग प्राइवेट बोलेंगे। एक वो है जो 1% की लिमिट को एक्सीड करके प्राइवेट कंपनी की शुरुआत में है, राइट। सो स्मॉल कंपनी यानी वो कंपनी होती है जिसके लिमिट्स थोड़े कम है, लिमिट्स कम होने के कारण उनको कम कंप्लायंसेस एप्लीकेबल होते हैं कंपेयर टू प्राइवेट कंपनी। सो उस केस में कोई भी कंपनी अगर स्मॉल कंपनी की कैटेगरी के अंदर आती है तो उसको इतने ज़्यादा कंप्लायंसेस एप्लीकेबल नहीं होते जितने कि एक प्राइवेट कंपनी को होते हैं। इसके लिए यहाँ पे प्राइवेट कंपनी को उन्होंने स्पेसिफिकली बताया है, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन कल, आज नहीं पढ़ेंगे लेकिन, ठीक है। ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड ओनली एज अ प्राइवेट कंपनी, इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया है। एनी डाउट क्लियर? कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन, OPC is defined in section 2 subsection 62. Private company is defined in section 2 subsection 68. Minimum number of OPC 1. Maximum 1. Minimum public